तो शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स के विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने जोरदार प्रदर्शन किया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बाहर आईसा के सदस्यों ने डीयू के कुलपति का पुतला भी फूंका। आईसा के सदस्यों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया। आईसा ने 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स लागू करने की जिद पर अड़े डीयू के कुलपति के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। इस बीच मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स विवाद पर अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में यूजीसी के अध्यक्ष और सचिव समेत दूसरे अधिकारी मौजूद हैं। दरअसल यूजीसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को गलत बताते हुए 3 साल का ही कोर्स रखने को कहा था, लेकिन डीयू प्रशासन ने यूजीसी के इस आदेश को मानने से ही इंकार कर दिया है। उधर विवाद सुलझाने के लिए यूजीसी ने 10 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की आज दोपहर 3 बजे बैठक भी होने वाली है। इस बीच सेंट स्टीफन समेत कुछ कॉलेजों ने एडमिशन प्रक्रिया फिलहाल टाल दी है। यूजीसी ने डीयू के सभी 64 कॉलेजों से कहा है कि वो 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स में ही छात्र छात्राओं को दाखिला दे। ऐसा नहीं होने पर यूजीसी ने सभी कॉलेजों को मिलने वाली सहायता राशि रोकने की चेतावनी भी दे रखी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कल से एडमिशन शुरू होने वाला है, लेकिन हजारों छात्रों का भविष्य अब भी अधर में लटका हुआ है। छात्रों को अब तक ये पता नहीं कि उनका दाखिला 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स में होगा या फिर 4 साल वाले कोर्स में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेस्ट टीचर्स ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इन टीचर्स की मांग है कि इनके करार को फिर से रिन्यूअल दिया जाए। गर्मी से जूझ रहे दिल्ली में मौसम ने मेहरबानी दिखाई है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में जमकर बूंदाबांदी हुई। बारिश से पारा गिर गया और चिलचिलाती गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली। दिल्ली में सुबह सुबह ही आसमान में काले बादल छा गए थे और धूल भरी आंधी शुरू हो गई और फिर बूंदाबांदी भी होने लगी। मौसम के इस बदले मिजाज का लुत्फ उठाने के लिए लोग घरों से बाहर आ गए। हालांकि दिल्ली में हुई ये बारिश प्री मानसून की फुहारें हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में अभी मानसून आने में 2-3 दिनों का वक्त लगेगा। तब तक इसी तरह से हल्की फुल्की बारिश से दिल्ली भीगती रहेगी। दिल्ली नहीं, एनसीआर में भी मौसम सुहाना हो गया है। नोएडा में भी सुबह से ही तेज हवा चलनी शुरू हो गई थी और आसमान में बादल भी मंडराने लगे थे। तेज हवा के चलते नोएडा में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हिंदुओं के धर्मगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने शिरडी के साईं बाबा को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि साईं को मुस्लिम नहीं मानते तो हम क्यों माने। शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने शिरडी के साईं बाबा को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि साईं को मुस्लिम नहीं मानते तो हम क्यों माने। शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मुसलमान उसको मानते नहीं है तो हमें क्यों माने। ये एक भ्रम है जो समाज में फैलाया गया और ये षड्यंत्र है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि साईं के नाम पर कमाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस पर हावी हो रहे हैं। कुछ कम आमदनी शिरडी के साईं बाबा की है, मंदिर की है, तो ये दूसरे लोग इसमें हावी हो रहे हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के मुताबिक साईं के नाम पर हिंदू धर्म को बांटने की साजिश की जा रही है। इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है। ये ब्रिटेन की तरफ से हो रहा है। ये चाहते हैं कि भारत में हिंदू प्रधान न रहे, ये लोग जो है विभाजित होते रहे, इनकी सम्मिलित शक्ति न बढ़ने पाए। रेल किराए में हुई बढ़ोतरी के बाद शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने यू टर्न ले लिया है। पार्टी के मुखपत्र सामना की संपादकीय में ठाकरे ने किराए बढ़ाने के फैसले का समर्थन किया है। ठाकरे ने लिखा कि सफेद हाथी बन चुकी रेलवे को संभालना जरूरी है। उद्धव ने सामना में लिखा कि 10 सालों से ट्रेन किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई, जिससे रेल मंत्रालय को 28,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उद्धव ने यह भी कहा कि यात्रियों को सुरक्षा और सुविधाएं देनी है तो बड़े किराए का बोझ उठाना ही होगा। रेल किराए बढ़ने के अगले ही दिन उद्धव ने कहा था कि वो पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर रोल बैक की मांग करेंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मोदी के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो एक पाल में सब ठीक हो जाए। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आने में वक्त लगता है।
हिट एंड रन केस में एक्टर सलमान खान मुंबई सेशन कोर्ट पहुंचे हैं। कोर्ट में आज 10 और गवाहों से पूछताछ भी होगी। इससे पहले 2 गवाहों ने हादसे वाली जगह में सलमान खान के होने की बात कही थी। टेनिस खिलाड़ी लियांडर पेस के खिलाफ उनकी पूर्व लिव इन पार्टनर और मॉडल रिया पिल्लई ने घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का मामला दर्ज कर दिया है। रिया ने पेस के पिता पर भी केस दर्ज करवा दिया है। इस मामले में मुंबई के कोर्ट में 30 जून को सुनवाई होगी। लियांडर पेस और रिया पिल्लई के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है और रिया ने अब लियांडर पेस से गुजारे भत्ते के तौर पर हर महीने 4 लाख रुपए की मांग की है। साथ ही वो अपनी नाबालिग बेटी की कस्टडी की भी मांग कर रही हैं। अपने पूर्व बॉयफ्रेंड नेस्वादिया के खिलाफ आज प्रीति जिंटा अपना बयान दर्ज करा सकती हैं। मुंबई पुलिस प्रीति से मिलकर ये जानना चाहेगी कि वो अपना बयान कब दर्ज करवाना चाहती हैं और अगर प्रीति जिंटा हुई तो आज ही उनका बयान दर्ज होगा। नेस्वाडिया पर बदसलूकी और छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराने वाली प्रीति जिंटा कल ही अमेरिका से लौटी है। मुंबई पुलिस ने उन्हें बयान दर्ज करवाने के लिए आने को कहा था, जिसके बाद वो कल मुंबई पहुंची और आज बयान दर्ज करवा सकती हैं। दरअसल प्रीति जिंटा ने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड और कारोबारी पार्टनर नेस्वादिया पर 30 मई को आईपीएल मैच के दौरान बदसलूकी और छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इस बाबत उन्होंने 12 जून को मुंबई के मरीन ड्राइव थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस बीच प्रीति जिंटा ने फेसबुक पर लिखा कि उनकी निजता का सम्मान हो। उन्होंने अपील की कि उनके करीबियों और दोस्तों को इस मामले में परेशान न किया जाए। नेस्वाडिया के करीबी सचिन गुप्ता ने नेस प्रीति विवाद को बकवास बताया है। सचिन के मुताबिक 30 मई को आईपीएल मैच के दौरान प्रीति और नेस के बीच कोई विवाद हुआ ही नहीं था। कैंप अगोला सोसाइटी के लोग अपना फ्लैट खाली करने के लिए राजी हो गए हैं। आज बीएमसी अवैध फ्लैट्स के बिजली पानी कनेक्शन काटने वाली है। कंपाउंड के अवैध फ्लैट के मालिकों ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से मुलाकात के बाद फ्लैट छोड़ने का फैसला किया है। कंपाउंड के अवैध फ्लैट के मालिकों ने ऐलान किया है कि वो बीएमसी का सहयोग करेंगे। कैंप अगोला कंपाउंड के लोगों ने बीएमसी से अपने विरोध प्रदर्शन के लिए माफी भी मांगी। सीएम से मिलने के बाद कंपाउंड के अवैध फ्लैट मालिकों ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे और बीएमसी की राह का रोड़ा नहीं बनेंगे। कई दिनों से आर पार के मूड में बीएमसी का विरोध कर रहे कैंप अगोला सोसाइटी के लोगों ने सीएम से मुलाकात की। सीएम ने लोगों को मदद का भरोसा दिया। सोसाइटी के लोगों ने कोर्ट के जरिए लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है। इराक में जारी आतंकी तांडवों के बीच फंसे कई भारतीयों का ताजा वीडियो सामने आया है। करबला में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे भारतीय परेशानी में नजर आ रहे हैं। आसपास के इलाकों के हालात खराब होने से ये लोग वहां फंसे हुए हैं। वीडियो क्लिप के जरिए इन भारतीयों ने ये संदेश भेजा है कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ना तो इराक की सेना कोई मदद कर रही है और ना ही वो अपनी मदद कंपनी कर पा रही है जहां ये लोग काम कर रहे हैं। करबला में फंसे हुए सब बंदे करीब 500 बंदे हैं यहाँ पे। बल्लावीर का प्लस हम लोग के कंपनी का भेजे हुए यहाँ पे आदमी करीब 25 आदमी हमारे कंपनी का है और बाकी 3 कंपनी कंडक्टर लाइन की आई हुई है। कंपनी में काम कर रहे इन भारतीयों को सुध लेने वाला वहां कोई नहीं है। कंपनी के इंजीनियरों ने छोड़ने को तैयार नहीं और कंपनी के मालिक का कोई अता पता नहीं। अब इन भारतीयों को समझ नहीं आ रहा कि इनकी वतन वापसी कैसे होगी। इंजीनियर भी हम लोग का कोई सहायता नहीं कर रहा है। यहाँ का जो मालिक है वो भी यहाँ पे नहीं है और सब बंदे एक है, सब बंदे यहीं पे देखिए। इन भारतीयों ने अपने बैज आई कार्ड सब कंपनी में जमा करा दिए, लेकिन कंपनी के अधिकारी इन्हें भारत भेजने को तैयार नहीं है। एक दिन कर इन्हें टाला जा रहा है। इराक में फंसे लोगों का जो ताजा वीडियो सामने आया उसमें एक शख्स को हिमाचल के ऊना में रहने वाले एक परिवार ने पहचान लिया है। महेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने वीडियो में अपने बेटे को देखा है जो वहां फंसा हुआ है। हाँ, वो मेरे लड़के का सनी सिंह का वीडियो है और उसके साथ आदमी वीडियो फिल्म में देखे हैं, वो इंडियन आदमी है। इराक में आईएसआईएस के आतंकी भारतीयों समेत प्रवासी मजदूरों से मौत का खेल खेल रहे हैं। वहां काम करने वालों से अरबी भाषा के कुछ शब्दों के अर्थ पूछे जाते हैं। गलत जवाब देने वालों पर आतंकवादी निशाना लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। पंजाब के नवाशहर के एक नौजवान ने फोन पर बताया कि आतंकवादियों ने उसे बस से उतारा और एक अरबी शब्द का अर्थ बताने को कहा। अर्थ नहीं बता पाने पर उसे गोली मार दी गई। हालांकि गोली लगने पर भी युवक बच गया। इराक में फंसे पंजाब के गुरदासपुर के जसवंत सिंह घर वापस लौट आए, लेकिन यहां आकर उन्हें सदमा लगा। चंद दिनों पहले ही उनके भाई की मौत हो चुकी थी। पंजाब के अमृतसर में कई परिवार अब भी अपनों के इराक से लौटने का इंतजार कर रहे हैं। सुखविंदर और जोगिंदर के घर वाले इराक से खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई खोज खबर नहीं मिली।
इराक के बसरा में फंसे दीदार सिंह का घर वाले इंतजार कर रहे हैं। जम्मू के कलोए गांव में दीदार का परिवार दहशत में है। फोन करके दीदार ने घर वालों को बताया था कि जिस कंपनी में वो काम करता था वो पासपोर्ट नहीं लौटा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने इराक में फंसे भारतीयों के मामले को गंभीर मसला बताया। सरकार को अभी बहुत ही ज्यादा इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये बहुत सीरियस मुद्दा है। उस देश में, उस मुल्क में सिविल वॉर चल रही है, हालात अच्छे नहीं है। भारत के बहुत से लोग फंसे हैं और अंबाला के खास तौर पे बहुत से लोग फंसे हैं। उधर इराकी सेना और आईएसआईएस के बीच बगदाद के उत्तर में बैजी के बाहर स्थित इराक की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर कब्जे के लिए लड़ाई जारी है। इराकी सेना ने मोसुल में आईएसआईएस के एक ठिकाने को हवाई हमले से तबाह कर दिया है। इराक के प्रमुख हदीथा बांध पर आतंकवादियों के कब्जे का खतरा पैदा हो गया है। बांध की सुरक्षा के लिए सेना को भेजा गया है। उधर आतंकियों ने जॉर्डन और सीरिया की सीमा से लगी 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। बगदाद के कुछ मील दूर आईएसआईएस के कब्जे वाले बैजी कस्बे में आतंकियों की गुंडागर्दी जारी है। कुंवारे आतंकी घरों में घुसकर अपने लिए लड़कियां खोज रहे हैं। आतंकवादी लोगों से पूछ रहे हैं कि आपके घर में कितनी विवाहित और अविवाहित औरतें हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में लगातार 2 दिनों से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। आज दूसरे दिन सुबह सुबह एक बार फिर पूरा इलाका गोलियों की गूंज से थर्रा उठा। सुरक्षा बलों को सोपोर में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद इलाके की घेरेबंदी की गई। आतंकवादियों की फायरिंग का जवानों ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने जा रहे हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि व्यापम घोटाले में कांग्रेसी नेताओं के आरोपों के खिलाफ शिवराज मुकदमा करेंगे। इससे पहले व्यापम घोटाले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विरोधियों के आरोप पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। घोटाला बीएमपी फर्जीवाड़ा की बात क्यों हो रही है? दूध का दूध और पानी का पानी हो। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने सीएम की पत्नी साधना सिंह पर व्यापम घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 19 ऐसे लोगों की भर्ती हुई जो सीएम शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह के रिश्तेदार हैं। व्यापम घोटाले में कांग्रेस ने उमा भारती का नाम भी उछाला, जिस पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उमा ने प्रेस नोट जारी करके कहा कि कांग्रेस गंदी राजनीति कर रही है। इस घोटाले में कांग्रेस नेताओं की संलिप्तता है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने दिल्ली मेट्रो के सफर का लुत्फ उठाया। उन्होंने एयरपोर्ट लाइन वाली मेट्रो में सफर किया। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल मॉडर्न इंडिया की पहचान है। वेंकैया नायडू ने सभी वीवीआईपी से मेट्रो के जरिए ही एयरपोर्ट तक जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मेट्रो से एयरपोर्ट जाने पर समय बचता है और ट्रैफिक से भी छुटकारा मिलता है। यूपी के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे चुके बीएल जोशी आज लखनऊ राजभवन से विदा हो गए। विदाई के मौके पर राजभवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मोदी सरकार के दबाव के बाद इस्तीफा देने वाले वो पहले राज्यपाल थे। यूपी के पूर्व राज्यपाल बीएल जोशी ने अपने विदाई के वक्त कहा कि वो अपने कार्यकाल से बेहद संतुष्ट हैं। उन्होंने यूपी की तारीफ भी की और कहा कि इस सूबे में काफी संभावनाएं हैं। वेरी सेटिस्फाइड। यूपी के लिए बहुत शुभकामना करता हूँ। यूपी में बहुत कुछ क्षमता है आगे जाने की, प्रदेश का बहुत उन्नत प्रदेश बनने की, और मेरी आशा है जरूर बनेगा। काले धन के मामले में मोदी सरकार को पहली कामयाबी मिलती दिख रही है। स्विट्जरलैंड सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक उनकी सरकार उन भारतीयों के नाम देने को राजी हो गई है जिन्होंने चोरी छिपे स्विस बैंकों में पैसे जमा करवा रखे हैं। स्विट्जरलैंड सरकार ने ऐसे भारतीयों की लिस्ट तैयार की है जिस पर स्विस बैंकों में चोरी छिपे रकम जमा करने का शक है। स्विस बैंक अभी तक अपनी गोपनीयता कानून का हवाला देकर ऐसे अकाउंट होल्डर्स की जानकारी देने से इनकार करती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में सबसे बड़ा फैसला काले धन के मामले पर लिया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने इसके लिए एक एसआईटी का गठन किया था। बिजली संकट को सुलझाने के लिए ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल बैंक के आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक शुरू कर चुके हैं। पीयूष गोयल बैंकों से कर्ज लेने के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूपी सरकार की नीति और कोयला आवंटन विवाद के बाद बैंकों ने बिजली परियोजनाओं को कर्ज देना कम कर दिया है। कोल ब्लॉक आवंटन के विवाद के बाद से बैंकों के करीब 3 लाख करोड़ रुपए बिजली परियोजनाओं में फंसे हुए हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता मधु कीश्वर ने मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी पर उन्हें लेफ्ट का एजेंट करार दिया है। मधु कीश्वर ने कहा है कि स्मृति जिस तरह से शिक्षा में सुधार के नाम पर डीयू के वीसी को हटाने की कोशिश कर रही हैं, उससे लेफ्ट लॉबी काफी खुश होगी। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने शिरडी पहुंचकर साईं के दर्शन किया। आदित्य अपनी मां रश्मि ठाकरे के साथ मंदिर पहुंचे थे। महाराष्ट्र में इस बार सत्ता के लिए आदित्य ने शिरडी साईं से आशीर्वाद मांगा। हरियाणा कांग्रेस में खुलकर बगावत सामने आ गई है। बीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध करते हुए नेतृत्व परिवर्तन की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव हुए तो वो कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हुड्डा चीफ मिनिस्टर रहते रहते कांग्रेस किसके नेतृत्व में चुनाव कराएगी तो बीरेंद्र सिंह कांग्रेस के झंडे के नीचे चुनाव नहीं। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि जनता कांग्रेस के विधायक और सोनिया गांधी के अलावा उन्हें कोई भी पद से नहीं हटा सकता। हुड्डा ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात भी की थी। हरियाणा में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अपनी रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। विनोद शर्मा ने बताया कि उनकी पार्टी का नाम जन चेतना पार्टी होगा। हमें जो नाम मिला है, जो नाम मतलब अप्रूव हुआ है, वो जन चेतना पार्टी के नाम से मिला। जन चेतना के नाम से पार्टी शुरू करेंगे। जन चेतना के नाम से ही प्रक्रिया शुरू। विनोद शर्मा ने प्रदेश के युवाओं के हक में आवाज उठाते हुए सरकार पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सर्विस सिलेक्शन कमीशन के तहत होने वाले इंटरव्यू में सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचा रही है। इंटरव्यू के जरिए डिजर्विंग उम्मीदवारों को इग्नोर करके नौकरी देने की कोशिश की जाएगी अपने चहेतों को, तो इसका विरोध बहुत जोर से करेंगे। विनोद शर्मा ने बताया कि पार्टी की सेंट्रल कमेटी समेत तमाम कमेटियों के गठन का काम करीब पूरा हो गया है। उन्होंने साफ किया कि वो विधानसभा चुनाव में ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए 90 पूरी हों कह नहीं सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द 90 सीट्स, मे बी 80, मे बी 85, मे बी 88, तो आई कांट कमिट के 90 की 90 होंगी, लेकिन 90 की मोस्ट ऑफ द सीट्स पे हम लड़ेंगे। और ज्यादातर सीटें 80 भी हो सकते हैं, 85 भी, 1-2 की इधर हो जाए, लेकिन अभी संभावना यही है कि सब सीटों पर लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने गठबंधन के सवाल पर कहा कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन राजनीति में संभावनाओं पर विराम नहीं लगाया जा सकता। गठबंधन की संभावनाओं पे इनकार तो कभी नहीं किया जाता, राजनीति में कभी नहीं किया जाता, लेकिन एज ऑफ नाउ, अभी के मौके पे ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं चल रही है। लेकिन राजनीति में आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में विराम नहीं लगाएगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। कल ई रिक्शा रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार वो किसी भी कीमत। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। कल ई रिक्शा रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार वो किसी भी कीमत पर 5 साल तक इस्तीफा नहीं देंगे। हमसे गलती हो गई भाई साहब, माफ कर दो, हमसे गलती हुई, हमें उस समय इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, ये हमारी भूल थी। अब कुछ भी हो जाए भाई साहब, 5 साल तक इस्तीफा नहीं देना। केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि उनकी हवा चल रही है। अगर सच में हवा चल रही है तो दिल्ली में दोबारा चुनाव क्यों नहीं करा लेते। मेरे को ये नहीं समझ में आता, ये भाजपा वाले दिल्ली विधानसभा भंग करके चुनाव क्यों नहीं करवाते। कहते हैं बड़ी हवा चल रही है, भाजपा की हवा चल रही है तो चुनाव करवाओ ना। वहीं केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस वाले कहते हैं इस बार हम आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे, लेकिन उनसे समर्थन मांग कौन रहा है। रोज खड़े होकर कांग्रेस वाले कह देते हैं हम नहीं समर्थन दे रहे आम आदमी पार्टी को, हम नहीं समर्थन। अरे तुमसे मांगा किसने था। मोदी सरकार देश में नौकरियों की बहार लाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि सरकार के इस प्रोजेक्ट से 10 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। साबरमती नदी के किनारे 886 एकड़ में शिफ्ट के नाम से प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते वक्त नरेंद्र मोदी ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। साल 2022 तक इससे 10 लाख नौकरियां मिलने की बात कही जा रही है। फेमस ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट नौकरियों की बहार लाने वाली है। कंपनी 12,000 जॉब देने जा रही है। फिलहाल इस कंपनी में
13,000 कर्मचारी हैं। कारोबार में बढ़ोतरी के चलते कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। मोदी सरकार 1946 से ही एयर इंडिया की पहचान बने उसके लोगो महाराज को बदल सकती है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू से एयर इंडिया का लोगो महाराज से हटाकर आम आदमी करने को कहा है। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही दिल्ली वालों को 15 नए फुटओवर ब्रिज की सौगात मिलने वाले। फुटओवर ब्रिज भारी ट्रैफिक वाले इलाके में बनाए जा रहे हैं, जिससे पैदल यात्रियों को सड़क पार करने में खासी राहत होगी। दिल्ली में नए फुट ओवर ब्रिज मंगोलपुरी, आउटर रिंग रोड, राजौरी गार्डन, रिंग रोड, सत्य निकेतन समेत 15 जगहों पर बनाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि फुट ओवर ब्रिज का काम मार्च 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की काया पलटने वाली है। वाराणसी, श्रावस्ती और कुशीनगर को इंटरनेशनल टूरिस्ट हब बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $30 करोड़ यानी 1800 करोड़ की योजना को सहमति दी है। बुद्ध सर्किट से जुड़े वाराणसी, श्रावस्ती और कुशीनगर के अफसरों के साथ वर्ल्ड बैंक की टीम ने एक अहम बैठक की। इस सर्किट के टूरिस्ट इलाकों को विकसित करने की योजना पर विचार हुआ। वर्ल्ड बैंक ने आर्थिक मदद की बात भी कही है। बीआरसी तारापुर के असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर अनिरुद्ध जितेंद्र सहगल को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि शादीशुदा होने के बावजूद अनिरुद्ध ने एक लड़की को अपने जाल में फंसाया और उससे रेप किया। लुधियाना में एक कॉलेज के बाहर एलएलबी के छात्र की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश होंडा सिटी कार के अंदर पड़ी हुई थी। शहीद भगत सिंह कॉलोनी में रहने वाले अभिषेक नाम के इस छात्र के शरीर पर कई जगह इंजेक्शन के निशान मिले। लखनऊ पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे गाड़ियों का फाइनेंस कराकर उन्हें बेच देने वाले गिरोह को बेनकाब किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों ललित गोयल, नितिन केसरवानी और नितिन वर्मा को गिरफ्तार किया। जूनागढ़ के जंगल में शेर के एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि संरक्षण के बावजूद शेर के इस बच्चे की किडनी फेल हो गई। पिछले 5 दिनों में यहां ये चौथे शेर की मौत है।